हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने आपको प्लेन मिरर पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे और प्लेन मिरर के बारे में बहुत मुख्य बातें बताई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए आपको मैं कहना चाहूँगा, यदि आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप तो डिस्क्रिप्शन में लिख दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। अब हम प्लेन मिरर पर कुछ और डीपली पढ़ लेते हैं कि प्लेन मिरर में आते कुछ बचा हुआ है क्या। मान लीजिए फ्रेंड्स, एक व्यक्ति है, उस समतल दर्पण के सामने खड़ा हुआ है, प्लेन मिरर के सामने खड़ा हुआ है, और उस व्यक्ति को अपनी पूरी हाइट सिर से ऊपर नीचे तक, सिर से पैर तक अब समतल दर्पण में देखनी है। तो क्वेश्चन क्या आता है, यदि व्यक्ति तो अपनी पूर्ण पूर्ण हाइट समतल दर्पण में देखनी हो तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आप तो याद रखना, अगर व्यक्ति तो अपनी पूर्ण प्रतिबिंब या फिर पूर्ण हाइट अपनी समतल दर्पण में देखनी हो तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ये आप तो याद रखना है। मान लीजिए व्यक्ति 4 फुट का है और 4 फुट का व्यक्ति समतल दर्पण के सामने खड़ा हुआ है और उसको अपना पूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में देख रहा है, तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई 2 मीटर होनी चाहिए, 2 फुट होनी चाहिए। 4 फुट का व्यक्ति है तो 4 का 2 फुट होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या आता है, यदि व्यक्ति तो अपना पूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना है तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ये आप तो याद रखना है। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है, समतल दर्पण के अंतर्गत नोट के अंतर्गत लिखे थे हम, यदि व्यक्ति तो अपना पूर्ण प्रतिबिंब, यदि व्यक्ति को अपना यदि व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना हो, समतल दर्पण में देखना हो तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई, दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। यहाँ पर व्यक्ति लिखा है हमने, तो यहाँ पर भी आप व्यक्ति की ऊंचाई की आधी लिख लो। ऊंचाई, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। यदि व्यक्ति तो अपना पूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना हो तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। मान लीजिए फ्रेंड्स, कोई समतल दर्पण के सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और इस व्यक्ति की हाइट 5 फुट है, 5 फुट। अब इस व्यक्ति को क्या करना है, अपने पूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना है, तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 2.5 फीट होनी चाहिए। अगर दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई 2.5 फीट होगी तब ये अपना नीचे से ऊपर तक पूर्ण प्रतिबिंब देख सकता है। तो क्वेश्चन क्या आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, यदि व्यक्ति तो अपना पूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखना हो तो दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। या फिर आपको वस्तु लिखाएगा कि एक वस्तु तो अपना पूर्ण प्रतिबिंब दर्पण में देखना हो तो कितनी होनी चाहिए, तो वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। दर्पण की जो ऊंचाई है वस्तु की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। आप तो ये बात याद रखना है। अब दूसरा पॉइंट हो रहा था इसमें, मान लीजिए हमारे पास ये कोई दर्पण है, प्लेन मिरर, समतल दर्पण की अभी हम बात कर रहे हैं, और इस दर्पण की ओर कोई व्यक्ति वी चाल से चलना प्रारंभ कर देता है, वी चाल से, वी वेग से या फिर वी चाल से कोई व्यक्ति दर्पण की ओर वी चाल से चलना प्रारंभ कर देता है, तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण की तरफ, इसका प्रतिबिंब भी दर्पण की तरफ वी चाल से चलना शुरू कर देता है, इसका प्रतिबिंब भी दर्पण की तरफ वी चाल से चलना शुरू कर देता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दर्पण की ओर वी चाल से चलना प्रारंभ कर रहा है तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर वी चाल से चलना प्रारंभ कर देता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए एक व्यक्ति दर्पण की ओर वी चाल से चल रहा है तो उसके प्रतिबिंब और उसके प्रतिबिंब की उसके सापेक्ष चाल क्या होगी, उसके प्रतिबिंब की व्यक्ति के सापेक्ष चाल क्या होगी, तो इस तरह इसमें दोनों जुड़ जाती है, टू वी हो जाती है। मतलब मान लीजिए ये व्यक्ति जो है ना वी चाल से चल रहा है दर्पण की ओर, तो इसका प्रतिबिंब वी चाल से दर्पण की ओर चल रहा है। लेकिन अंदर बुझ जाए कि व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब इस चाल से चल रहा है तो व्यक्ति के सापेक्ष प्रतिबिंब की चाल टू वी होगी। इस कंडीशन में आपस में जुड़ते हुए दिखाई देते हैं। कैसे, मान लीजिए आप बस में बैठे हो, एक बस पूर्व से पश्चिम जा रही है, दूसरी पश्चिम से पूर्व आ रही है। जब ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है तो जब वो दूसरी बस जाती है ना तो आपको बड़ा तेजी से लगता है कि वो तो बहुत तेजी से निकल रही। तो रिलेटिविटी सापेक्षता के कॉन्सेप्ट में दोनों चीजें जुड़ती हुई दिखाई देती है। तो एक पॉइंट और लिखना है आपको, यदि कोई वस्तु
समतल दर्पण की तरफ यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की तरफ यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की तरफ v चाल से चलना प्रारंभ कर दे, v चाल से चलना, v चाल से चलती है, लिखो आप, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की तरफ v चाल से चलती है तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर, तो उसका प्रतिबिंब भी, तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण की तरफ v चाल से चलता है, v चाल से चलता है, लेकिन प्रतिबिंब की वस्तु के सापेक्ष चाल 2v होती है, वस्तु के सापेक्ष चाल 2v होगी। तो देखना क्या कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण की तरफ v चाल से चलती है तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण की तरफ v चाल से चलता है, लेकिन प्रतिबिंब की वस्तु के सापेक्ष चाल 2v होगी। मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं, इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, न्यूमेरिकल 1, क्वेश्चन नंबर 1। एक व्यक्ति दर्पण की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है। एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, तो व्यक्ति और उसके प्रतिबिंब के बीच की सापेक्ष दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब तो प्रतिबिंब की वस्तु के सापेक्ष चाल क्या होगी। तो हमें पता है जब एक व्यक्ति v चाल से चल रहा है दर्पण की ओर, तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण की तरफ 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ही चलेगा, क्योंकि हम जानते हैं जो व्यक्ति समतल दर्पण की तरफ v चाल से चलता है तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण की तरफ v चाल से चलता है। तो एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा था, तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से ही आएगा। अब हो जाए प्रतिबिंब की वस्तु के सापेक्ष, लेकिन प्रतिबिंब की वस्तु के सापेक्ष चाल क्या होगी 2v। इस प्रतिबिंब की वस्तु के सापेक्ष चाल ये इधर जा रहा है वो इधर आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होता है जुड़ता हुआ दिखाई देता है, तो 2v हो जाएगी 2v, v की वैल्यू क्या है यहाँ पर 20, तो कितना आंसर आ जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड, 40 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि प्रतिबिंब की वस्तु के सापेक्ष चाल 2v होगी। अगर क्वेश्चन पूछता कि व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है तो प्रतिबिंब की दर्पण के सापेक्ष चाल क्या होगी 20 मीटर प्रति सेकंड ही होगी, लेकिन क्वेश्चन में अपनी बात क्या पूछा था उसने कि प्रतिबिंब की वस्तु के सापेक्ष चाल ज्ञात कीजिए। पर प्रतिबिंब 20 मीटर प्रति सेकंड से इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इस कंडीशन में दोनों जुड़ते हुए दिखाई देती है, तो लेकिन तो प्रतिबिंब की वस्तु के सापेक्ष चाल 2v होगी, 2v की वैल्यू 40, तो 40 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे इस पर मतलब बनते हैं, ये आपको याद रखना है। कुछ और न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं हम, एक न्यूमेरिकल मैं और बता देता हूँ, आप तो लैंग्वेज पर लिखता ताकि आपको बड़ा सिंपल लगे, लैंग्वेज से लिखने से ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है। एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं इस पर ही, लैंग्वेज के आधार पर। यदि एक वस्तु समतल दर्पण की ओर, यदि एक वस्तु समतल दर्पण की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, की चाल से चलती है। यदि एक वस्तु समतल दर्पण की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती है तो प्रतिबिंब की वस्तु के सापेक्ष चाल ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की वस्तु के सापेक्ष चाल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देना फ्रेंड्स, इससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो मैंने पीछे अभी आपको बताया। एक तो व्यक्ति समतल दर्पण की ओर, मान लीजिए मेरे पास ये तो प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है, और एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऐसे जा रहा है। हम जानते हैं जब व्यक्ति दर्पण की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड की ओर चाल से जा रहा है तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ही आएगा, तो इसका प्रतिबिंब भी दर्पण की ओर 40 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ही आएगा।
क्योंकि हम जानते हैं यदि कोई वस्तु दर्पण की ओर v चाल से चलना प्रारंभ कर देती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण की ओर v चाल से चलता है। तो वही दर्पण की ओर वस्तु 40 मीटर प्रति सेकंड से चाल से जा रही है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण की ओर कितना चलेगा 40 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन उन्होंने पूछा है कि दर्पण की ओर प्रतिबिंब किस चाल से चलेगा, उसने पूछा है प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष चाल ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष चाल, देखो ये तो प्रतिबिंब चाल इधर आ रहा है, प्रतिबिंब ये वस्तु इधर जा रहा है, तो जो ऐसा केस होता है ना तो इसमें जो है ना चीजें दोनों हमें जुड़ती हुई दिखाई देती है। एक चीज ऐसे जा रही है, एक चीज ऐसे आ रही है, तो इस कंडीशन में क्या होता है दोनों चीजें जुड़ जाती है। तो प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी 80 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो सॉरी, प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष चाल 80 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तो ये आप तो याद रखना है, ऐसे आप इसे आसान तरीके से सोल्व कर सकते हो। क्योंकि हमें पता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष चाल क्या होगी 2v और v की वैल्यू अब बार हमें 40 थी तो 2 गुना 40 बराबर 80 मीटर प्रति सेकंड। बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ऐसे आप इसे समझ सकते हो। अब हम इसमें और आगे बढ़ लेते हैं। अब हम देख लेते हैं क्या था इसमें कंडीशन आती है, क्या था इसमें कंडीशन आती है। यदि दो दर्पण किसी एंगल पर रखे हो तो उनके बीच कितने प्रतिबिंब बने भाई 90 डिग्री के एंगल पर रखे तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो वे प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकाली जाती है अब हमें इसमें पढ़ना है। हमें पढ़ना है यदि दो दर्पणों के बीच का कोण थीटा हो, बीच का कोण थीटा हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या, तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या। देखो ना फ्रेंड्स, यदि दो दर्पण है किसी एंगल पर रखे हुए तो बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या का फार्मूला होता है n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। मान लीजिए फ्रेंड्स हमारे पास ये तो दो प्लेन मिरर है और दोनों ही प्लेन मिरर 90 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं। दोनों प्लेन मिरर 90 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं, अर्थात इन दोनों के बीच का कोण थीटा क्या है 90 डिग्री, और इनके बीच एक कोई वस्तु रखी हुई है यहाँ पर और हमें इस वस्तु के प्रतिबिंब ज्ञात करने हैं। तो हमने आपको क्या फार्मूला बताया n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1, जहाँ थीटा दोनों दर्पण के बीच तक कोण है। तो अब बार दो दर्पण जो है 90 डिग्री पर रखे हुए हैं, इनके बीच एक वस्तु रखी है तो इस तक कितने प्रतिबिंब बने थे वो हमें चेक करना है। तो फार्मूले में रख दो n बराबर 360 बटा थीटा, थीटा क्या है 90 माइनस 1, 0 से 0 9 चौके 36, 4 में से 3, तो प्रतिबिंब की संख्या 3 बनेगी जब दर्पण 90 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हो। यदि मैं दर्पण को 60 डिग्री के एंगल पर रख दूं तो मान लीजिए दर्पण है ये 60 डिग्री के एंगल पर रखे हुए है, 60 डिग्री के एंगल पर, और हमने इनके बीच में एक वस्तु रखी हुई है और हमें ये देखना है कि इस वस्तु के टोटल कितने प्रतिबिंब बनेंगे। ये कोण थीटा है, अब की बार मैंने 60 ले लिया कि दोनों दर्पण 60 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं तो इस वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो अब की बार फॉर्मूला n बराबर 360 बटा थीटा, थीटा अब की बार 60 हो जाएगा माइनस 1, तो n बराबर 6 छंग 36, 6 में से 2 5। यदि दो दर्पणों के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो 5 बनेंगे, यदि दो दर्पणों के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो 3 बनेंगे। ये आपको याद रखना है। अब एक कंडीशन और आती है इसमें जिसे एग्जामिनर ज्यादा पूछता है। मान लीजिए दो दर्पण है, दोनों दर्पण समांतर रखे हुए हैं, दो दर्पण बिल्कुल समांतर रखे हुए, समांतर एक दूसरे से समांतर है, बिल्कुल पैरेलल। भाई ये ऐसे रखा हुआ है, एक दर्पण ऐसे रखा हुआ है और इनके बीच कोई वस्तु रखी हुई है तो इस वस्तु से कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो हमने आपको फॉर्मूला क्या बताया था n बराबर 360 बटे थीटा माइनस 1। लेकिन अब तो ये दोनों दर्पण जो है ना एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है, इनके बीच में वस्तु रखी गई हो तो ये तो अब की बार किसी एंगल पर रखे हुए नहीं है। भाई इस एंगल पर थे 60 90 पर अब तो समांतर है, यानी इन दोनों दर्पण के बीच का कोण क्या है 0 डिग्री। अब की बार इन दोनों दर्पण के बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस कंडीशन में कैसे निकाले थे जब दोनों दर्पण समांतर हो। तो n बराबर 360 बटा थीटा, इस कंडीशन में थीटा 0 हो जाएगा क्योंकि दोनों दर्पण किसी एंगल पर नहीं रखी है माइनस 1। 0 से 360 तो डिवाइड करो आप इनफाइनिटी, और इनफाइनिटी में तो आप 1 घटा लो तो फिर भी तो इनफाइनिटी आएगा। तो वस्तुतः इनफाइनिटी अनंत प्रतिबिंब बने दे, अनंत प्रतिबिंब बने दे इस कंडीशन में।
ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये केवल समरूपता के लिए वैलिड होता है, सिमेट्रिक फॉर्म के लिए समरूपता के लिए वैलिड होता है। अब ये समरूपता के लिए ही वैलिड है, वैलिड है। ये जो फॉर्मूला होता है समरूपता के लिए ही वैलिड है, सिमेट्रिक केस के लिए। इस समरूपता का क्या मतलब होता है कि जब वस्तु बिल्कुल ठीक बीच में रखी हुई हो, मतलब जो एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए 45 था, यदि एंगल इधर भी 45 है और इधर भी 45, तब हम मानते हैं कि ये वस्तु बीच में रखी हुई है। अगर वस्तु बीच में रखी हुई है बिल्कुल, जब हम एंगल तो डिवाइड करते हैं और बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड होता है, तब हम मानते हैं कि ये सममित तथ्यस है, ये सिमेट्रिक फॉर्म तथ्यस है, समरूपता तथ्यस है, जब वस्तु बिल्कुल बीचों बीच होती है। लेकिन हमें ये तो ऐसे पता चलेगा कि वस्तु बीचों बीच रखी हुई है कि ये समरूपता तथ्यस है, कि असमरूपता। तो वो जो है ना क्वेश्चंस में आपको बोलता चलता है कि यदि दो दर्पण के बीच तत्व 90 डिग्री हो और समरूपता की दशा में प्रतिबिंब बताइए, तो समरूपता दशा में प्रतिबिंब का फॉर्मूला 360/θ-1। अगर वो असमरूपता होती तो वो बता देता। तो आप तो इनसे घबराना नहीं है, वो यहाँ पर बोलेगा समरूपता की दशा में निकालिए तो 360/θ-1, फिर वो बोलेगा असमरूपता की दिशा में निकालिए, असमरूपता तो हम उससे आगे वीडियो में देते थे। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।